Hello children, today we will study the last topic of second unit, which is industry and trade. So first of all, we will study the importance of industry. So why industry is important for economy? So industry is the main engine of economic growth. So industrial sector जो है बेटा वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन इंजन है, यानी कि वही इकोनॉमी की ग्रोथ को कितना ऊपर लेकर जाएगा वो पता लगता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ से। जितना अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ होगा उतना ही अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। और इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई लेवल पे प्रोवाइड करवाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब्स बहुत ज़्यादा निकलती है इफ़ वी कंपेयर टू एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से और प्राइमरी सेक्टर से कंपेयर करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है। थर्ड इज इंडस्ट्री प्रोवाइड्स मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है, फार्मिंग के लिए जो मशीन्स प्रोड्यूस होती है, जो मशीन्स प्रोवाइड की जाती है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोड्यूस होती है, राइट? वहीं से मशीन आती है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जितना अच्छा होगा उतनी ही डेवलप्ड, उतनी ही अच्छी मशीन्स एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर को मिल पाएगी। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन इकोनॉमी। देन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में मेनली कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल इस तरीके की इंडस्ट्रीज थी। उसके बाद आयरन एंड स्टील की बहुत बड़ी कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स आई जो थी टिस्को 1907 में स्टार्ट की बाय द टाटास इन जमशेदपुर एंड IISCO और वी कॉल इट इसको इन 1918 इन बर्नपुर। सो ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ओके, सो वी कैन सी कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं था इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में। और अगर हम बात करें कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, के इसका कहने का क्या मतलब है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर जो था उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ओके, सो उसका रीज़न क्या था, बिकॉज लैक ऑफ कैपिटल विद इंडस्ट्रियलिस्ट्स। सो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इंडिया में उनके पास उतना हाई लेवल का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं था जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोल सके। सो मगर आपको पता है गवर्नमेंट उस लेवल का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट का रोल वहाँ पर इम्पॉर्टेंट था इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने के लिए। सेकंड, स्मॉल मार्केट साइज, सो लैक ऑफ एनकरेजमेंट टू इन्वेस्ट। सो अगर जिन लोगों के पास पैसा था भी उनके पास एनकरेजमेंट नहीं था, इंसेंटिव नहीं था इन्वेस्ट करने का अपने पैसे को, बिकॉज मार्केट का जो साइज़ था वो बहुत छोटा था। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रोडक्ट को आपको बेचना भी है मार्केट में। सो आपने प्रोड्यूस किया बट उसको खरीदने वाले लोग कम हैं, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते थे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद सी पॉइंट इज डेवलपिंग इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइन। सो आपको पता है इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया था, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोगों ने कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, सो सोशलिस्ट भी हमने अडॉप्ट किया था। तो सोशलिस्ट पैटर्न के लाइन पे क्या था कि गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ खोलनी थी जिससे कि जो सोशलिस्ट गोल था वो फुलफिल हो सके। ओके, सो यहाँ पर हुआ क्या कि इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने का जो मेन रोल था वो गवर्नमेंट को अपने हाथों में लेना पड़ा और प्राइवेट सेक्टर हमेशा सेकेंडरी रोल उसको दिया प्राइवेट सेक्टर को। आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ very important topic which is IPR 1956। अभी IPR क्या है बच्चों, देखिए IPR है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी
resolution. Okay, so IPR 1956. Why we call it IPR 1956? Because 1956 से पहले एक IPR आया था 1948 में, IPR 1948, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से. सो IPR 1956 बहुत इम्पोर्टेंट है. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है दैट पहली बार IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था. सो पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया था, इसलिए ये नॉलेज हमें होनी चाहिए, राइट. अब क्या था ये IPR देखिए. इट वाज अ डिक्लेरेशन ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट, दैट इट वाज डिक्लेयर्ड के इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने का जो लीडिंग रोल होगा वो किसको प्ले करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को खुद प्ले करना पड़ेगा. ओके, अब इसके कुछ एस्पेक्ट्स थे IPR 1956 के. वो क्या थे, वो थे दैट फर्स्ट क्या था, 3-fold क्लासिफिकेशन. 3-fold क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है दैट इस IPR 1956 को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया था, 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था. वो क्या था दैट फर्स्ट वाज इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ऐसी पहला उसका जो फोल्ड था वो ये था, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज ही काम कर सकती है. नो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट वॉज देयर, नो प्राइवेट सेक्टर, नो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड इन these sectors. So these were some important sectors like atomic energy, defense and railways. Okay, इन sectors में जो है बिल्कुल भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी. ओके, एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक एंटरप्राइज. सेकेंड फोल्ड क्या था, सेकेंड फोल्ड वॉज दैट स्टेट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स. Private sector could supplement the efforts of the state sector. Okay, like second fold में ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको स्टार्ट तो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज एज अ गवर्नमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, बट प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले कर सकता है जस्ट टू सप्लीमेंट, उसको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट को वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अलाउड है उस लेवल तक. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले फर्टिलाइज़र एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज़. सो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया गया कि वहाँ पे स्टार्ट और मेन रोल जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा, बट प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें सप्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकता है, हेल्पिंग रोल प्ले कर सकता है. उसके बाद जो कुछ इंडस्ट्रीज बचेंगी उनमें प्राइवेट सेक्टर 100% अलाउ किया गया. ओके, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट को किया गया थर्ड फोल्ड में. ओके, दिस इज द 3-fold क्लासिफिकेशन. देन सेकंड उसका एस्पेक्ट क्या था IPR का, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या था देखिए दैट नो न्यू इंडस्ट्री अनलेस लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट. सो अगर आपके पास गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं स्टार्ट कर सकते. सो सबसे नेसेसरी क्या था, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना. इसके बाद सेकेंड लेवल पे फिर लाइसेंस चाहिए होता था. क्या, अगर आपको अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है उसके लिए भी गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. और गवर्नमेंट कब लाइसेंस देगी, ओनली व्हेन गवर्नमेंट गेट्स कन्विंस्ड दैट इकोनॉमी रिक्वायर लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स. गवर्नमेंट जब कन्विंस होगी कि इकोनॉमी को ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा गुड्स की ज़रूरत है, तभी वो आपको लाइसेंस देगी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. ओके, थर्ड क्या था उसका एस्पेक्ट IPR 1956 का, दैट टैक्स बेनिफिट एंड क्या था, रीजनल इक्वालिटी. रीजनल इक्वालिटी में क्या था, टैक्स बेनिफिट एंड लोअर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इफ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन बैकवर्ड रीजन्स. ओके, मतलब रीजनल इक्वालिटी का बेसिकली आपको पता है क्या मतलब है कि सब रीजन्स का इक्वल डेवलपमेंट. ऐसा ना हो कि जो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में हो और वही रीजन का पूरा डेवलपमेंट हो जाए और उसके आसपास के जो बाकी रीजन्स हैं वो अनडेवलप्ड रह जाए, वैसे के वैसे ही रह जाए. तो रीजनल इक्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए
गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स, कुछ इंसेंटिव्स दिए इंडस्ट्रीज़ को कि अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को बैकवर्ड रीजन में इस्टेब्लिश करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो भी कम लगेंगे, राइट। इससे होगा क्या, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कोशिश करेंगे कि अपनी फैक्ट्रीज़ को बैकवर्ड रीजन्स में लगाया जाए, ओके। उससे होगा क्या, उन रीजन्स का भी डेवलपमेंट होगा एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, दैट इज़ कॉल्ड रीजनल इक्वालिटी, ओके। सो ये था हमारा IPR 1956 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें 3 एस्पेक्ट्स है, 3-fold क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रीजनल इक्वालिटी, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अब हम करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। किसी भी इंडस्ट्री को देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब बोला जाएगा, जब 1951 की अगर हम बात करें, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें 5 लाख से कम है, देन दैट इंडस्ट्री विल बी कॉल्ड एज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपीज़ से कम है तो उस इंडस्ट्री को हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी 1955 में, जिस कमेटी का नाम था विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, और फेमसली उसको हम जानते हैं कार्वे कमेटी के नाम से, ओके। ये कार्वे जी कौन थे, देखिए बच्चों, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर, हिज फुल नेम वॉज DG कार्वे, ओके। सो ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी, तो उनके नाम पर ही इस कमेटी का नाम रखा गया कार्वे कमेटी, ओके। अब इस कमेटी ने अपनी कुछ सजेशंस और कुछ पॉइंट्स सामने रखे, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या बेनिफिट है अगर हम उसको उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या सजेशंस रखे और क्या उसके फीचर्स थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, दैट फर्स्ट वाज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। अब देखिए बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं पर भी अगर सेटअप होती है तो उसमें लेबर की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन्स होती है वहाँ पर लेबर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, बट बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो यहाँ पर लेबर की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और देयरफॉर इट इज़ एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, तो इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ओके। सेकेंड फीचर वॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज़ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में सेटअप कर सकते हैं। अगर हम इसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए वहाँ सेटअप किया जाएगा जहाँ पर उस लार्ज स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। अगर हम एग्जांपल लेते हैं लाइक टिस्को का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ओके। अब आयरन एंड स्टील कंपनी, दिस इज़ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब टिस्को आपको पता है बच्चों के दैट इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन जमशेदपुर, ओके। अब जमशेदपुर में टिस्को क्यों लगी हुई है और कहीं पर भी ऐसे ही टिस्को क्यों नहीं लगा ली गई? देखिए, जमशेदपुर जो है वो दैट इज़ इट इज़ फुल ऑफ आयरन ओर। जमशेदपुर में आयरन ओर बहुत अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ओके। तो आयरन ओर इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो इसीलिए टिस्को को इस्टेब्लिश किया गया जमशेदपुर में, बिकॉज वहाँ पर आयरन ओर बहुत अबंडेंस में था, ओके। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप कहीं पर भी सेटअप कर सकते हो, ओके। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है उसके साथ, और उसकी वजह से होता क्या है, इट गिव्स अ रीजनल बैलेंस, रीजनल ग्रोथ। जिस रीजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी उस रीजन की डेवलपमेंट भी होगी, ओके। सो दिस इज़ द सेकंड फीचर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। थर्ड फीचर क्या थी, देखिए,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयर फॉर इक्विटी ओरिएंटेड. ओके, इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है इसमें बिजनेस स्टार्ट करने की, बिकॉज इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. तो कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस माइंड रखता हो, जिसके पास इनफ कैपिटल हो, या वो कुछ कैपिटल लोन लेकर के अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता हो, तो वो सेटअप कर सकता है. बट अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है, जो कि किसी बहुत ही रिच पर्सन के पास ही मिलेगा. तो उसका नुकसान क्या होता है, दैट अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो इकोनॉमिक पावर, वहाँ पे मोनोपोली सेटअप हो जाती है, इकोनॉमिक पावर आ जाती है किसी एक या दो लोगों के हाथों में लार्ज स्केल इंडस्ट्री में. बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज सेम प्रोडक्ट की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुली होती है, तो किसी भी एक पर्सन के हाथ में मोनोपोली पावर नहीं आती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. ओके, हालांकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ऐसा हम लोग देखते हैं दैट बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हर कोई इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता. तो जो व्यक्ति भी उतने लेवल की इन्वेस्टमेंट करता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर लेता है, और उसके पास इकोनॉमिक पावर आ जाती है, मोनोपोली पावर आ जाती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. ओके, नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स प्रोटेक्शन ऑल्सो, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन किससे चाहिए, उसको मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनसे ही उसको प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज स्मॉल स्केल का लार्ज स्केल से कंपटीशन नहीं हो सकता. ओके, लार्ज स्केल के पास हमेशा कॉस्ट एडवांटेज रहेगा, बट स्मॉल स्केल के पास उतना कॉस्ट एडवांटेज नहीं रहेगा. तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. कैसे प्रोटेक्ट किया गया इसको, लेट्स सी. प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाज रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेसिफिकली रिजर्व कर दिया गया, दैट दीज सर्टेन प्रोडक्ट्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड इट विल ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. तो उससे क्या हुआ, कोई भी प्रोडक्ट अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही बनेगा तो उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपटीशन मिलेगा ही नहीं. ओके, लोअर एक्साइज ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी उनके प्रोडक्ट्स पर लगाई गई वो भी कम थी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट. ओके, सो कम इंटरेस्ट रेट पर आपको बैंक लोन मिल जाएगा अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ओके, अभी आगे चलते हैं बच्चों. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है विच इज़ द लास्ट टॉपिक, विच इज़ ट्रेड पॉलिसी. सो किस तरीके की ट्रेड पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की थी 1991 से पहले, 1990 से पहले. ओके, सो अगर हम बात करें, इट वॉज अ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी और वी कॉल इट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ, दैट लेट्स लुक इनटू आवर ओन कंट्री, हम अपने खुद के देश में ही उसको प्रोड्यूस करें. ओके, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का अलग से मीनिंग क्या हुआ, दैट इफ़ एनीथिंग वी आर इम्पोर्टिंग. ओके, कोई चीज़ अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेट सपोज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीनरी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उस मशीन को इम्पोर्ट करने के बजाय उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए अपने ही खुद के कंट्री में. ओके, और उसको अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस किया जाए. राइट, सो बिफोर 1990s, और अगर उससे भी हम पहले जाए इन 50s 60s 70s, उस टाइम पर इंडिया में बहुत सारी हैवी मशीन्स थी, बहुत सारी कैपिटल गुड्स थे जो हम लोग इंपोर्ट किया करते थे. वो टेक्नोलॉजीज़ इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी. ओके, सो उसकी वजह से होता क्या था, इंडिया का बहुत सारा फॉरेन जो करेंसी होता था, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होता था, वो बाहर चला जाता था उन मशीन्स को ख़रीदने के लिए. ओके, और इसके और भी काफ़ी लॉस थे कि जब हम लोग
इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस कंट्री के जीडीपी का इंक्रीज़ हम लोग कर रहे हैं। अगर हम उसी चीज़ को अपने कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे तो दैट विल बी एडिड टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, अगर हम अपने देश में ही उसको प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस वाज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी अगर हम जीडीपी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं इसमें क्या था। ओके, गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। दिस वाज वेरी मच रिक्वायर्ड बिफोर 1990s। ओके, दैट जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, जो जस्ट जिन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था, उनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ से, बिकॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास कई तरीके की एडवांटेजेस है, जिसमें अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी अलाउ किया गया तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर देंगी। ओके, इसी तरीके से फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में किसी तरीके से रोका गया, जिससे कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको बेनिफिट हो और उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। ओके, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन कंपटीशन को, उसके दो तरीके थे। वो थे, एक था टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? टैरिफ मीन्स टैक्स। ओके, सो टैक्स बैरियर्स कैसे फॉरेन कंपटीशन को रोका गया? देखिए, टैक्स बैरियर के थ्रू, दैट फॉरेन से अगर आप कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर हैवी टैक्सेस लगाए गए। तो हैवी टैक्सेस लगाने की वजह से उसका जो इंपोर्ट था वो डिस्कार्ड करने का प्लान था गवर्नमेंट का। सो इससे उसका इंपोर्ट डिस्कार्ड हुआ। सेकंड था कोटा बैरियर्स। कोटा बैरियर्स आर क्वांटिटी बैरियर्स। क्वांटिटी बैरियर्स क्या होते हैं? दैट अगर आपको कोई रॉ मटेरियल या कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी होती थी तो एक लिमिटेड क्वांटिटी को ही आप इंपोर्ट कर सकते थे, उससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। ओके, इससे क्या था? फॉरेन कंपटीशन इंडिया में आने से रुका और हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रमोट किया गया और उनको प्रोटेक्ट भी किया गया थ्रू टैरिफ बैरियर्स, टैक्स बैरियर्स और सेकंड कोटा बैरियर्स, और वी कॉल इट क्वांटिटी बैरियर्स। ओके, क्वांटिटी पर बैरियर लगा के। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन द नोशन। किस नोशन पे जो प्रोटेक्शन पॉलिसी थी वो बेस्ड थी? इट वॉज बेस्ड ऑन दैट इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद गुड्स ऑफ मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज। येस, इट इज़ ट्रू कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो गुड्स है वो मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ के गुड्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। ओके, उनका कंपटीशन नहीं हो सकता, बिकॉज डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ऑलरेडी डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड गुड्स वहाँ पर बन रहे हैं, विच विल बी, वही उनको एडवांटेज होगी, कॉस्ट एडवांटेज और क्वालिटी एडवांटेज। वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रोड्यूसर्स होंगे उसको डिसएडवांटेज होगी। सो ऑब्वियसली अगर आपने उनके गुड्स को अलाउ किया अपने देश में, राइट, तो उनके गुड्स ज़्यादा बिकेंगे और अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के गुड्स कम बिकेंगे, राइट। सेकेंड वॉज सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज बीइंग स्पेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ लग्जरी गुड्स। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी, ओके, और लग्जरी गुड्स, राइट। लग्जरी गुड्स के ऊपर टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा लगाए गए, टैक्स बैरियर्स। ओके, सो लग्जरी गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो, लाइक लग्जरी कार्स अगर आप इंपोर्ट करते हो बाहर के देश से, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि लोग फॉरेन मेड जो कार्स है वो कम मंगाएंगे। उससे बेनिफिट किसको होगा? डायरेक्ट वो बेनिफिट होगा हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन करेंसी है। फॉर एग्जांपल डॉलर्स जो हमने अपने देश में सेव किया हुआ है वो बाहर नहीं जाएगा। अगर जितना ज़्यादा आप कार्स, फॉरेन कार्स को, लग्जरी गुड्स को मंगाओगे तो उतना ही ज़्यादा आपका डॉलर जो है वो बाहर के देश में एज अ पेमेंट जाएगा। ओके, और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है आपके देश का, इंडिया का, वो कम होता रहेगा। ओके, जो इम्पोर्टेंट गुड्स थे ऑब्वियसली वो अलाउड थे, बट लग्जरी गुड्स पर कुछ बैरियर्स लगाए गए, हाई टैक्सेस लगाए गए,
ओके, फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए, राइट। नो सीरियस थॉट वॉज गिवन टू द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स अंटिल मिड 80s। अब हम लोग एक चीज़ देख रहे थे दैट बहुत ज़्यादा फोकस हमने कर लिया था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, कि कोई भी चीज़ हम लोग इम्पोर्ट करते थे उसको हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे, बट हम लोग दूसरी साइड भूल गए थे उसकी, कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट का प्रमोशन करें वो देश के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसे गुड्स बनाएं जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, वहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और ज़्यादा मिलेगा। इंडिया की मार्केट्स जो है, इंडियन गुड्स की जो मार्केट्स है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होगी, बट उसके ऊपर मिड 80s तक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। मिड 80s के बाद उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सम गुड इम्पैक्ट्स एंड बैड इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रेड स्ट्रैटेजी। जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी जो हमने फॉलो की थी, उस स्ट्रैटेजी के कुछ गुड इम्पैक्ट्स और कुछ बैड इम्पैक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं अभी। सो गुड इम्पैक्ट्स क्या थे देखिए। फर्स्ट था हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। शेयर इन जीडीपी 1950 में इंडस्ट्रियल जो शेयर था जीडीपी में वो था 12%, और 1990 में जीडीपी का शेयर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इंक्रीज़ हो गया अप टू 25%। आप देख सकते हो कितना अच्छा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था हमारा फ्रॉम 1950 टू 1990, ओके। सेकेंड गुड इम्पैक्ट क्या था, प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज who did not have much capital. It enabled development of indigenous industries like electronics and automobiles. Okay? Small scale industries को जो प्रोटेक्शन हमने दिया उसकी वजह से बहुत सारी न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई इंडिया में, ओके। और ये कह रहे हैं इट इनेबल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, मतलब सेल्फ, खुद की इंडियन मेड गुड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बनने लगे, और उसकी जो ग्रोथ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी। अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले, क्या बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स, ये दो एग्जांपल्स हैं जो कि उसको शो करते हैं दैट अगर हमने जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया तो सेल्फ जो इंडियन मेड इंडस्ट्रीज़ थी इन विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स वो बहुत ज़्यादा बनने लगा इंडिया में, ओके। और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडियन ऑटोमोबाइल्स इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड गुड इम्पैक्ट क्या था उसका, जो हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो अडॉप्ट की थी, दैट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नो लॉन्गर कन्फाइंड टू टेक्सटाइल एंड जूट, also spread across engineering goods and consumer goods। जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ था इंडिया में, वो अब सिर्फ जूट और टेक्सटाइल तक सीमित नहीं था। हम लोग इवन इंजीनियरिंग गुड्स भी प्रोड्यूस करने लगे थे और कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करने लगे थे इंडिया के अंदर ही। सो इट वाज डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज, ओके, डाइवर्सिफिकेशन हो गया था इंडस्ट्रीज का इंडिया में। So these were some of the good impacts of inward looking trade strategy. Now let's have a look at the bad impacts also. So जो ट्रेड स्ट्रैटेजी हम लोगों ने अडॉप्ट की थी 1990 तक, उसके कुछ बैड इम्पैक्ट्स भी थे। वो क्या थे देखिए। फर्स्ट वॉज ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब क्या था देखिए कि आपको याद होगा कि हमने IPR 1956 में जब 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पे देखा था फर्स्ट उसका जो फोल्ड था उसमें क्या था, एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के लिए सेटअप की गई थी, ओके। सो देयर वर सर्टेन इंडस्ट्रीज़ जो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही स्टार्ट कर सकता था। अब
1990s तक आते आते वो पब्लिक मोनोपोलीज, इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज बन चुकी थी। ओके, एक तो आपने उस सेक्टर में प्राइवेट बिजनेसमैन को अलाउ नहीं किया हुआ, और आप उस सेक्टर को अच्छे से एफिशिएंटली हैंडल भी नहीं कर रहे हो। सो होगा क्या आगे चलकर, वो इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज बन जाएगी, राइट। अगर हम बात करें तो देखिए टेलीकॉम एक ऐसा एग्जांपल है जो गवर्नमेंट मोनोपोली था 1990 तक, यानी कि टेलीफोन सेक्टर में प्राइवेट कंपनी अलाउड ही नहीं थी 1990s तक। ओके, सो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ करती, देखिए, पीपल हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ कनेक्शन। यू विल नॉट बिलीव कि लोगों को 6-6 महीने 4-4 महीने तक वेट करना पड़ता था अपने घर में टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए। आप एप्लीकेशन देते थे, वो गवर्नमेंट ऑफिस आप बार बार जाते थे टेलीकॉम के, उनको बार बार रिमाइंड करते थे, तब जाकर कहीं 4-6 महीने के बाद आपके घर में एक टेलीफोन कनेक्शन लगता था। सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ पब्लिक मोनोपोलीज। ओके, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है विच इज़ मॉडर्न ब्रेड। दिस इज ब्रेड, BREAD। ओके, सो मॉडर्न ब्रेड जो था, इट वॉज अनदर कंपनी विच वॉज अंडर पब्लिक सेक्टर। ओके, 2001 में इसको प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। सेकेंड बैड इम्पैक्ट क्या था, देखिए, परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंट सर्टेन फर्म्स फ्रॉम बिकमिंग मोर एफिशिएंट। अब लाइसेंसिंग की जो हमने पॉलिसी पढ़ी थी, दैट अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, यू रिक्वायर अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या था, अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। ओके, सो जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो रिच बिजनेसमैन थे, वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते थे। क्यों लेते थे, जिससे कि जो और कॉम्पिटिटर्स है वो लाइसेंस ना ले पाए और वो बिजनेस में उनको कंपटीशन ना दे पाए। ओके, तो जिसके पास लाइसेंस होगा वो जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा और सारी मोनोपोली और मार्केट शेयर उसके हाथ में होगा, और जिसको लाइसेंस नहीं मिलेगा वो बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं पाएगा। ओके, तो ये लाइसेंस जो था, लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी थी, इसी को हम लोग बोलते हैं परमिट लाइसेंस राज। तो इसके चक्कर में ही बिजनेसमैन जो है, कुछ बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते गए और कुछ बिजनेसमैन जो थे वो डीमोटिवेट होते गए और आउट ऑफ बिजनेस ही हो गए, बिजनेस करने का उन्होंने सोचा ही नहीं, राइट। थर्ड बैड इम्पैक्ट क्या था, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। बिकॉज कंपटीशन बहुत कम था, बहुत सारे सेक्टर्स जो थे वो गवर्नमेंट के हाथ में ही थे, कंपटीशन नहीं था तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स वो ज़्यादा नहीं बनाते थे। ओके, मोटिवेशन नहीं था लोगों के पास अच्छे गुड्स, क्वालिटी गुड्स को बनाने का। फोर्थ क्या था, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड मतलब कि पब्लिक सेक्टर जो थी वो हर जगह पर घुसने लग गई थी। जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो हर एरिया में, हर इंडस्ट्री में घुसने लगा था। अब उसकी वजह से क्या था, जो कुछ प्राइवेट अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थी प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए, वो वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, राइट। अगर हम देखें तो किसी बिजनेस को कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसमें प्राइवेट बिजनेसमैन विलिंग है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट गवर्नमेंट वहाँ पर घुस जाती है और बोलती है नहीं, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर इज अलाउड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अब वो XYZ बिजनेस जो भी होता होगा उसको भी गवर्नमेंट अपने ही हाथ में ले लेती थी। उससे प्राइवेट बिजनेसमैन जो था वो और डीमोटिवेट हो जाता था। फिर है फिफ्थ बैड इम्पैक्ट, इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइजेस। ओके, इकोनॉमिकली अनवायबल का मतलब क्या हुआ, लॉस मेकिंग यूनिट्स। ओके, इकोनॉमिकली अनवायबल। अब
प्राइवेट सेक्टर में देखो कोई भी बिजनेस होता है तो वो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ओके। कुछ सालों के बाद भी अगर उसको लॉस हो रहा है बिजनेस में तो वो अपने फैक्ट्री या अपने बिजनेस को बंद कर देता है। बट गवर्नमेंट जो था वहाँ पे, गवर्नमेंट सेक्टर जो था वो कैसा था कि अगर कॉन्टीन्यूसली कई सालों तक लॉस हो भी रहा है तो भी बिकॉज ऑफ द सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल कंपल्शन, सोशल वेलफेयर, इन सब की वजह से जो है वो इंडस्ट्रीज चलती रहती थी कई सालों तक, इवन वो कितने ही लॉस में जा रही हो। ऐसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट की कंपनीज है जो लॉस मेकिंग यूनिट्स होने के बावजूद भी कई सालों तक उसको चलाते रहना पड़ता था, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो प्रोडक्शन करना और लोगों तक गुड्स को पहुंचाना और सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट कंपनी चलती है। तो लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी वो कई सालों तक चलती रहती है। दिस वॉज अनदर बैड इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी, ओके। सो ये हमारा यहाँ पर सेकेंड यूनिट फिनिश हो गया है, जिसमें हमने देखा है 1950 से लेकर 1990s तक की डिफरेंट सेक्टर्स में क्या कंडीशन थी इंडिया में, किस तरीके से इकोनॉमी 1950 प्लानिंग से लेकर आगे बढ़ी, कैसा एग्रीकल्चर की कंडीशन थी, उसमें क्या चेंजेस आए, क्या हमारी ट्रेड स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई, इम्प्लीमेंट की गई। सो दिस वाज द होल समरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम 1950 टू 1990, ओके। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, विच इज़ थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट कौन सी है हमारी, वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। अब 1991 के बाद की कहानी हम लोग पढ़ेंगे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे इन यूनिट 3, ओके। तब तक के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।